हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप। समाचार पत्र विश्लेषण की इस सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर हम द हिंदू समाचार पत्र के दिल्ली संस्करण का दिल्ली एडिशन का विश्लेषण करते हैं और आज हम 31 जनवरी के समाचार पत्र का विश्लेषण करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का सबसे पहला टॉपिक जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे वो जीएस पेपर 1 के ज्योग्राफी अर्थात भूगोल विषय के संबंध में महत्वपूर्ण है और ये पेज नंबर 10 पर प्रकाशित हुआ है। ये टॉपिक है ट्रॉपिकल साइक्लोन्स मूव क्लोजर टू लैंड एक्सेप्ट फॉर अटलांटिक हरिकेन। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के बारे में चर्चा करेंगे और ये जो आर्टिकल है इसमें ये बोला गया है कि जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं, आपको पता होगा जो ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं उन्हें विश्व में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो उसके संबंध में एक अध्ययन किया गया है जिसके बारे में इस आर्टिकल में बताया गया है और इस अध्ययन में ये बताया गया है कि जो अटलांटिक हरिकेन होते हैं, जो कि एक ट्रॉपिकल साइक्लोन का ही नाम है, उसको छोड़कर दुनिया में जितने भी उष्णकटिबंधीय चक्रवात होते हैं, जितने भी ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं, वो हाल के दशकों में भूमि के करीब जा रहे हैं। इसका हम मतलब समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या होता है उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन, जिसे उष्णकटिबंधीय चक्रवात बोलते हैं, वो एक तीव्र गोलाकार तूफान है जो एक चक्रवात है जो कि गर्म उष्णकटिबंधीय जो महासागर है उनमें उत्पन्न होता है और ये कम वायुमंडल दाब, तेज हवा और भारी बारिश जो है वो इस चक्रवात की विशेषताएं हैं। इस प्रकार के जो तूफान है उसको उत्तरी अटलांटिक और पूर्व प्रशांत का जो क्षेत्र है वहां पर हरिकेन बोला जाता है और इसके अलावा दक्षिण पूर्व एशिया और चीन में इसे टाइफून बोला जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके अलावा इसे दक्षिण पश्चिम प्रशांत और हिंद महासागर में उष्णकटिबंधीय चक्रवात ही बोला जाता है, यहाँ पर इसे साइक्लोन ही बोला जाता है। और इसके अलावा उत्तर पश्चिम ऑस्ट्रेलिया जो है, इस स्थान पर इसे विली विलीज के नाम से जाना जाता है। तो आपने देखा कि ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है इसे विश्व में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। अब ये जो अध्ययन किया गया है इसमें ये बोला गया है कि ये जो हरिकेन होते हैं, इन हरिकेन्स को छोड़कर जो अटलांटिक हरिकेन है, इनको छोड़कर बाकी सारे जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं वो भूमि की तरफ बढ़ रहे हैं, वो पश्चिम की तरफ जा रहे हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं, ये उत्तरी गोलार्ध जो होता है, जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर होता है, उसमें ये एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। ये इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं और वहीं पर जो दक्षिणी गोलार्ध होता है अर्थात जो सदर्न हेमिस्फेयर होता है, उसमें ये घूमते हैं क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि साइंस नामक जो एक मैगजीन है उसमें एक अध्ययन प्रकाशित किया गया था और उसमें ये कहा गया है कि ये जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है ये आमतौर पर 1982 के बाद से लगभग 30 किलोमीटर प्रति दशक से पश्चिम की ओर बढ़ रहे हैं। मतलब नॉर्मली ये जिस स्थान पर रहते हैं उससे पश्चिम की तरफ जा रहे हैं ये सारे ट्रॉपिकल साइक्लोन और ये 30 किलोमीटर प्रति दशक से आगे बढ़ रहे हैं। और अध्ययन में ये कहा गया है कि 1980 का जो दशक है उसके बाद से ये देखा गया कि हर दशक में क्या होता है कि वो चक्रवात जो कि जो भूमि होती है उसके अंदर तक 200 किलोमीटर तक जाते हैं, उनकी संख्या में 2 चक्रवात अतिरिक्त देखे जाते हैं प्रति दशक। मतलब मान लीजिए कि अगर 1980s में फॉर एग्जाम्पल 10 चक्रवात आए इस समय में, जो कि भूमि के अंदर के क्षेत्र में गए हैं, जो कि कॉन्टिनेंट के अंदर तक गए हैं कोस्ट से, तो वहीं पे क्या हो रहा है, हर दशक ये जो चक्रवात है ये 2 बढ़ रहे हैं। तो 1990s में ऐसे 12 चक्रवात थे जो कि यहाँ पर जो तट है इससे कॉन्टिनेंट के अंदर तक गए। तो इस तरीके से ये जो अध्ययन है इसमें बताया गया है। यहाँ पर ये बोला गया है कि जो शोधकर्ता हैं उन्हें अभी तक ये नहीं पता है कि इस तरीके से क्यों हो रहा है, ये जो पश्चिम की तरफ क्यों जा रहे हैं। और इसके अलावा यहाँ पर ये कहा गया है कि ऐसा हो सकता है कि ये जो गतिविधि है ये चक्रवातों के जो दूसरे रुझान अभी इन दिनों देखे जा रहे हैं, जिन पर अध्ययन हो रहे हैं, उसमें एक और गतिविधि के रूप में जुड़ जाता है। यहाँ पर इस आर्टिकल में ये बोला जा रहा है कि पिछले अध्ययनों में ये पाया गया है कि जो पहले तीव्र तूफान थे वो अब और भी ज्यादा मजबूत हो रहे हैं और ये देखा जा रहा है कि ये जो चक्रवात है ये और भी ज्यादा वेटर हो रहे हैं। मतलब अब इनसे और भी ज्यादा वर्षा हो रही है और इसके अलावा ये पोल की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं और ये धीमी गति से आगे बढ़ रहे हैं। और ये देखा जा रहा है कि पहले क्या होता था कि ये जो चक्रवात है जब ये जमीन से टकराते थे तो इनकी जो गति है वो कम हो जाती थी, लेकिन अब देखा जा रहा है कि ये जमीन के अंदर जाने के बाद भी जो इनकी गति है वो काफी ज्यादा तेज है। लेकिन
लेकिन इन सब के बावजूद ये देखा गया कि जो नए अध्ययन है उनमें पाया गया कि जो तूफान है वो जमीन के करीब पहुंच रहे हैं, लेकिन जो शोधकर्ता हैं उन्होंने अभी भी भूस्खलन में उल्लेखनीय वृद्धि नहीं देखी है। और उसी के संबंध में अगर हम यहाँ पर अटलांटिक हरिकेन के बारे में बात करें कि यहाँ पर ये जो पश्चिम की तरफ शिफ्ट है ये ज्यादा क्यों नहीं देखा जा रहा, तो इसको लेकर अभी भी रहस्य है। लेकिन एक तरीके से ये बोला जा रहा है कि ये जो अटलांटिक हरिकेन है ये बेसिन में कोई महत्वपूर्ण पूर्वोत्तर बदलाव इन्होंने नहीं दिखाया है। ये ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि अटलांटिक तूफान का जो क्षेत्र है, अटलांटिक हरिकेन का जो क्षेत्र है वो महाद्वीपों से अधिक निकट है। यहाँ पर क्या है कि जो महाद्वीप है आसपास उनकी उपस्थिति ज्यादा है, इसके कारण ऐसा हो सकता है कि ये पश्चिम की तरफ शिफ्ट नहीं हो रहे हैं, लेकिन ये पूरी तरीके से प्रूव्ड नहीं है, ऐसा सिर्फ एक अनुमान लगाया जा रहा है। इसके अलावा जो शोधकर्ता हैं वो ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो पश्चिम की ओर बदलाव है ये क्यों हो रहा है। ये जो ट्रॉपिक्स है इनमें जो ट्रेड विंड्स चलती है उनके कारण तूफान जो है वो आमतौर पर पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ते हैं। नॉर्मली ये होता है कि जो ट्रेड विंड्स होती है उनके कारण क्या होता है कि जो तूफान है ये पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ते हैं, इसलिए पश्चिम की ओर एक बड़ी शिफ्ट जो है वो आमतौर पर उन्हें उस स्थान के करीब ले जाती है। नॉर्मली क्या होता है कि ये जो तूफान होते हैं ये पूर्व से पश्चिम की तरफ जाते हैं, लेकिन अब ये ज्यादा पश्चिम की तरफ जाएंगे तो इससे क्या होगा कि यहाँ पर जो लैंड है ये इसकी तरफ जाएंगे, जिससे कि जानमाल का जो खतरा है इन तूफानों के कारण वो बढ़ सकता है। इसके अलावा जो भूमि के पश्चिम में बनने वाले तूफान है, मतलब वो साइक्लोन जो ऑलरेडी ये जो कॉन्टिनेंट है उसके पश्चिम में बनते हैं, जैसे इस स्थान पर, या फिर यहाँ पर विली विलीज के लिए देखें कि ये ऑलरेडी पश्चिम में बनते हैं, तो ये अगर और ज्यादा पश्चिम में जाते हैं तो इससे ये आमतौर पर क्या होगा कि ये भूमि से दूर जाएंगे, ये जो कॉन्टिनेंट है उससे दूर जाएंगे, जो कि जो तूफानी चक्रवात है उसको पश्चिम की ओर धकेलता है। लेकिन यहाँ पर ये पूरी बात की ये जो तूफान है ये पश्चिम की ओर क्यों शिफ्ट हो रहे हैं, इसको लेकर अभी जो सवाल है वो खुले हुए हैं और इनका कोई जो पूरा उत्तर है वो नहीं मिल सका है। और साथ ही शोधकर्ताओं ने ये कहा है कि केवल कुछ प्राकृतिक दीर्घकालीन जलवायु चक्र जो हैं उनके द्वारा आंशिक रूप से इसे समझाया जा सकता है। इसके होने के अन्य कारण क्या हो सकते हैं, तो वायुमंडलीय पैटर्न में जो अन्य बदलाव है वो मानव जनित जलवायु परिवर्तन से जुड़े हुए हैं। ये बोला जा रहा है कि जो मानव के द्वारा जलवायु परिवर्तन किया जा रहा है उसके कारण भी इस तरीके के बदलाव हो सकते हैं, लेकिन केवल ये एक संभावित कारक है, इस कारक के होने की संभावना है, लेकिन इसके संबंध में कोई प्रूव नहीं है कि ऐसा जलवायु परिवर्तन के कारण हो रहा है। तो ये हमने पूरा ट्रॉपिकल साइक्लोन के संबंध में जो स्टडी हुई है हाल ही में उसके बारे में देखा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ जो कि पेज नंबर 11 पर प्रकाशित हुआ है, गूगल एग्जिट थ्रेट। ये जीएस पेपर 2 के आईआर अर्थात अंतरराष्ट्रीय संबंध और गवर्नेंस अर्थात शासन व्यवस्था विषय के लिए महत्वपूर्ण है। तो हाल ही में क्या हुआ है कि ऑस्ट्रेलिया सरकार के द्वारा कुछ कानून बनाए गए हैं, कानून का प्रस्ताव दिया गया है जिसको लेकर सर्च इंजन गूगल और फेसबुक जो कि बड़े दिग्गज हैं इस क्षेत्र में वो चिंता में है। तो हाल ही में क्या देखा गया कि ऑस्ट्रेलिया जो है उनने एक ऐसे कानून पर काम किया है, वो एक ऐसा कानून लेकर आए हैं जिसने जो इंटरनेट प्लेटफॉर्म गूगल और फेसबुक है उसको मीडिया कंपनी को सामग्री दिखाने और जो मीडिया कंपनी है उसकी सामग्री को लिंक करने के लिए मीडिया कंपनी को भुगतान करना होगा। ये जो कानून है इसके तहत क्या होगा कि गूगल या फिर फेसबुक जैसे जो प्लेटफॉर्म है उन पर अगर कोई मीडिया कंपनी है उसकी कोई कंटेंट जो है वो इस पर दिखाया जाता है या फिर इन पर उस कंटेंट का लिंक होता है। जैसा कि आपको पता है आप कई बार फेसबुक या गूगल चलाते हैं तो आपको उसमें न्यूज का लिंक मिलता है। तो ऑस्ट्रेलिया ने क्या कानून बनाया है कि अगर इस तरीके का लिंक होता है या इस तरीके का कोई न्यूज कंपनी का कंटेंट फेसबुक या गूगल पर होता है तो उनको उस कंटेंट को दिखाने के लिए वो जो मीडिया कंपनी होगी उसे भुगतान करना होगा, उसे पे करना होगा। पिछले साल ये जो मसौदा आया था इसके प्रकाशन के बाद में, ये जो ड्राफ्ट आया था इसके बाद में फेसबुक ने ये कहा था कि अगर ऐसा कानून आता है तो फेसबुक को अपनी फीड पर ऑस्ट्रेलियाई समाचार सामग्री जो है उसको अवरुद्ध करने के लिए ये मजबूर कर सकता है। और पिछले हफ्ते ऑस्ट्रेलिया की संसद में ये कानून पेश किए जाने के 1 महीने के बाद गूगल ने ये कहा है कि अगर ये कानून बन जाता है, अर्थात अगर ये ड्राफ्ट से अगर एक्चुअल में एक्ट बन जाता है, कानून बन जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया में अपना सर्च इंजन गूगल जो है वो बंद कर देगा। और
इसके बाद में इसकी प्रतिक्रिया देते हुए प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन जो है उनने ये कहते हुए प्रेरित किया है कि हम धमकियों का जवाब नहीं देते हैं। तो अगर हम इस पूरे कानून को समझे, यहाँ पर इस पूरे कानून का यहाँ पर आधार समझे और ये देखें कि किस तरीके से ये जो बिल है ये बताता है कि जो इम्बैलेंसेस हैं उसे किस तरीके से करेक्ट कर रहे हैं, तो हम उनके बारे में यहाँ पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये जो कानून है इसका आधार क्या है, ये कानून जो है वो क्यों लाया गया है। तो ये जो पूरा व्यापक विषय है मीडिया कंपनी को लेकर, ये काफी वर्षों से चल रहा है। अपनी 2019 की एक रिपोर्ट थी ऑस्ट्रेलिया कंपटीशन एंड कंज्यूमर कमीशन की। ऑस्ट्रेलिया कंपटीशन एंड कंज्यूमर कमीशन जो है ऑस्ट्रेलिया का एक प्रतियोगिता नियामक है, अर्थात ये ऑस्ट्रेलिया का एक कंपटीशन रेगुलेटर है। और इन्होंने एक रिपोर्ट लाई थी डिजिटल प्लेटफॉर्म इंक्वायरी। ये जो रिपोर्ट है इसमें उन्होंने ये नोट किया है कि जो समाचार मीडिया है और इंटरनेट प्लेटफॉर्म है, इनके बीच में जो पावर होती है उसके बीच में एक बुनियादी असंतुलन है। ये बोला जा रहा है कि जो समाचार मीडिया, न्यूज मीडिया कंपनी होती है और ये जो इंटरनेट प्लेटफॉर्म है, इनके बीच में एक तरीके से जो पावर है उसमें काफी अंतर है। और विशेष रूप से यहाँ पर गूगल और फेसबुक का उल्लेख करते हुए रिपोर्ट ने ये कहा है कि ये जो प्लेटफॉर्म है इनमें कई समाचार मीडिया व्यवसाय जो है अर्थात न्यूज मीडिया कंपनीज जो है उनके संबंध में पर्याप्त सौदेबाजी की शक्ति थी। ये देखा गया कि ये जो इंटरनेट प्लेटफॉर्म है ये ज्यादा शक्तिशाली थे किसी भी तरीके की नेगोशिएशन करने में, और इनका जो प्रभाव है वो जनता पर ज्यादा था। इन इंटरनेट प्लेटफॉर्म का प्रभाव जनता पर ज्यादा था न्यूज मीडिया की तुलना में। इसके अलावा यहाँ पर यह बोला गया है कि बहुत कम प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जिनके पास में ये जो अरब से ज्यादा उपयोगकर्ता आधार है अर्थात यूजर बेस है वो है। ऐसे बहुत कम प्लेटफॉर्म है जिनके पास में फेसबुक या फिर गूगल की तरह इतना ज्यादा बड़ा यूजर बेस है। और दूसरी तरफ अगर हम ये देखें कि इनकी जो वित्तीय ताकत है, इनकी जो फाइनेंशियल पावर है फेसबुक और गूगल जैसी बड़ी कंपनियों की, वो भी बहुत ज्यादा है। और वहीं पर अगर हम बात करें मीडिया हाउसेस की, अगर हम बात करें न्यूज मीडिया की, तो ये जो दूसरी तरफ लाखों व्यक्तिगत प्रकाशक है वो यहाँ पर आते हैं। मीडिया में क्या होता है कि कई व्यक्तिगत प्रकाशक होते हैं अर्थात इंडिविजुअल पब्लिशर्स भी यहाँ पर होते हैं। और ये जो इंडिविजुअल पब्लिशर्स होते हैं, ये जो शीर्ष तकनीकी प्लेटफॉर्म है, इनके पैमाने से कोई भी मैच नहीं खाते हैं और ये इनकी तुलना में काफी कम होते हैं। ये संख्या में भले से बहुत ज्यादा है लेकिन इनकी जो प्रभावशीलता है, इनकी जो बाजार में शक्ति है, वो इन इंटरनेट प्लेटफॉर्म की तुलना में काफी कम होती है। इसके अलावा ये भी उजागर हुआ है कि जो मीडिया विनियमन है वो शायद ही इन प्लेटफॉर्म पर लागू होता है। ये बोला जा रहा है कि जो मीडिया होता है उसमें विनियमन होता है, उसमें रेगुलेशन होता है, लेकिन वो जो विनियमन है वो इन प्लेटफॉर्म पर लागू नहीं होता है। हालांकि वे तेजी से मीडिया के रूप में भी भूमिका निभा रहे हैं। ये देखा जा रहा है कि ये जो इंटरनेट प्लेटफॉर्म है ये मीडिया के रूप में भी भूमिका निभा रहे हैं। हम ये जो इंटरनेट प्लेटफॉर्म है इस पर काफी न्यूज देखते हैं और इसके साथ में पिछले 2 दशकों में ये देखा गया कि ये जो प्लेटफॉर्म है इनने 2 दशकों में बहुत ही ज्यादा राइज किया है और जो पारंपरिक समाचार मीडिया है, जो कन्वेंशनल न्यूज मीडिया है, उसकी तेज गिरावट पिछले 2 दशकों में देखी गई। तो हमने ये देखा कि जो मीडिया है, जो कन्वेंशनल न्यूज मीडिया है, उसकी तो गिरावट देखी गई, लेकिन फेसबुक और गूगल जैसे जो प्लेटफॉर्म है उसके संबंध में ये देखा गया कि वहां पर जो मीडिया की रूप में उनकी पहुंच है वो बढ़ रही है। तो ऑस्ट्रेलियाई सरकार जो है उन्होंने कथित रूप पर यह महसूस किया कि लोकतंत्र में एक मजबूत और स्वतंत्र मीडिया वातावरण का होना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। और इसके बाद में ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने एसीसीसी को एक मजबूत मसौदा कोड के साथ में आने के लिए कहा, जो उनने पिछली जुलाई में किया था। और कुछ परिवर्तनों के बाद में ट्रेजरी कानून संशोधन समाचार मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म अनिवार्य सौदेबाजी संहिता विधेयक जो है वो पिछले साल दिसंबर में पेश किया गया था, जिस कानून के बारे में हम यहाँ पर अभी बात कर रहे हैं। तो रूपर्ट मैडॉक, न्यूज कॉर्प और 9 नेटवर्क जो ऑस्ट्रेलिया की समाचार मीडिया व्यवसाय के सबसे बड़े खिलाड़ी हैं, वो भी इस कानून का समर्थन कर रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पर ये देखें कि ये जो विधेयक है ये असंतुलन को किस तरीके से ठीक करना चाहता है। हमने यहाँ पर देखा कि जो गूगल और फेसबुक जैसी कंपनियां हैं और वहीं पे जो मीडिया है उनके बीच में काफी ज्यादा असंतुलन है और ये तो राइज कर रहे हैं लेकिन इनका फॉल हो रहा है। तो ये इस प्रकार का जो असंतुलन है उसे किस तरीके से ठीक करेगा ये कानून को, तो इसके संबंध में ये बोला गया है कि इस कानून के अंदर जो प्रस्तावित किया गया है तो वो प्रस्तावित किया है एक अनिवार्य तंत्र। और ये जो अनिवार्य तंत्र, जो सिस्टम इसमें
प्रस्तावित किया गया है उसके तहत क्या है कि जो समाचार मीडिया कंपनी है उनको अपनी सामग्री के भुगतान के संबंध में फेसबुक और गूगल से बातचीत करनी होगी। मतलब ये बोला जा रहा है कि जो फेसबुक और गूगल है उनके द्वारा अगर जो न्यूज़ मीडिया है उसका कंटेंट लिंक किया जाता है तो उसके लिए पे करना होगा, उसके लिए भुगतान देना होगा। तो भुगतान के संबंध में ये जो न्यूज़ मीडिया कंपनीज है ये फेसबुक और गूगल से बातचीत करेगी। अगर ऐसा होता है कि इनके बीच में ये जो बातचीत की बात की जा रही है, इसके बाद में ये जो दोनों पक्ष हैं अर्थात ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है और जो समाचार मीडिया है, ये अपना जो भुगतान है इसके बारे में एक समझौते पर अगर नहीं पहुंच पाते हैं तो क्या होगा कि एक मध्यस्थ पैनल जो है वो बनाया जाएगा और ये जो मध्यस्थ पैनल है ये दोनों जो सौदेबाजी करने वाले दल हैं इनके द्वारा जो दो अंतिम प्रस्ताव दिए जाएंगे उनके बीच में चयन करेगा। इसके अलावा ये जो विधेयक है ये 14 दिनों के नोटिस के लिए प्रावधान करता है कि प्लेटफॉर्म को अपने एल्गोरिदम में किसी भी बदलाव के बारे में प्रकाशकों को देने की आवश्यकता है। अर्थात ये जो नियम लाया गया है, ये जो विधेयक लाया गया है, इसमें ये बोला गया है कि अगर ये जो इंटरनेट प्लेटफॉर्म है इनके द्वारा अपना जो एल्गोरिदम है उसमें किसी भी तरीके का परिवर्तन किया जाता है तो ये इस परिवर्तन के बारे में 14 दिन में नोटिस देगा इन मीडिया कंपनीज को। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये जो प्लेटफॉर्म के एल्गोरिदम होते हैं इनमें परिवर्तन होने से क्या होता है कि जो रेफरल ट्रैफिक होता है इन प्रकाशकों का, इन मीडिया कंपनीज का, उस पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। तो आपको पता है कि ये जो मीडिया कंपनीज होती है इनके पास में जो एक्चुअल में ट्रैफिक आता है उसका मतलब है कि एक्चुअल में यहाँ पर जो लोग आते हैं वो डाइवर्ट होते हैं गूगल और फेसबुक से और फिर ये इस मीडिया कंपनी के पास में आते हैं। तो अगर गूगल और फेसबुक का एल्गोरिदम चेंज होता है तो उससे क्या होता है कि इनका जो मीडिया कंपनी है इन पर आने वाला जो रेफरल ट्रैफिक है वो भी परिवर्तन होता है और जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि इनका व्यवसाय प्रभावित होता है। तो इसके संबंध में ये बोला गया है कि अगर इनके द्वारा एल्गोरिदम चेंज किया जाता है तो इनको 14 दिनों का नोटिस देना होगा। अब यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि क्या ये एक व्यापक प्रावधान नहीं है कि जो प्रकाशक हैं उनके साथ में प्लेटफॉर्म ने कैसे काम किया है। अब तक ये जो पब्लिशर्स हैं इनके साथ में प्लेटफॉर्म ने जिस तरीके से काम किया है उसको लेकर अब ये एक व्यापक प्रस्ताव नहीं है, क्या ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट नहीं है। तो ये बोला जा रहा है कि हाँ ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है जो प्रकाशक और प्लेटफॉर्म है अर्थात जो पब्लिशर है और ये जो इंटरनेट प्लेटफॉर्म है इसके संबंधों में सरकार के द्वारा उन दुर्लभ हस्तक्षेपों में से एक है। मतलब जो सरकार के द्वारा इनके संबंधों में दुर्लभ हस्तक्षेप किए जाते हैं उनमें से एक है ये जो कानून लाया जा रहा है। और ये बोला जा रहा है कि ये जो प्लेटफॉर्म है ये डिजिटल दुनिया में एक महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। तो जो डिजिटल वर्ल्ड है उसमें हर सेकंड एक नया कंटेंट आता है और उस नए कंटेंट को ऐड करने में ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है फेसबुक और गूगल जैसे ये बहुत बड़ा योगदान देते हैं। इसके साथ ही ये जो प्लेटफॉर्म है ये जो उपयोगकर्ता होते हैं, जो यूजर्स होते हैं, उनको इस विशाल जानकारी के ढेर में से सामग्री खोजने में मदद करते हैं। जो बहुत सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसमें से एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को खोजने में ये जो प्लेटफॉर्म है ये मदद करते हैं। या तो ये जो हम लोग सर्च इंजन का उपयोग करते हैं गूगल के उसके माध्यम से होता है या फिर हम फेसबुक पर अपने किसी फ्रेंड के फीड में वो इन्फॉर्मेशन देखते हैं तो उससे हमें ये जानकारी मिलती है। यही कारण है कि जो प्रकाशक है, जो पब्लिशर्स हैं, उनको प्लेटफॉर्म की आवश्यकता होती है। अर्थात ये जो पब्लिशर्स हैं ये इन्हीं प्लेटफॉर्म पर ये जो सूचना है ये उपलब्ध कराते हैं। और कई समाचार प्रकाशकों के लिए यहाँ तक कि जो अच्छी तरीके से स्थापित समाचार प्रकाशक है, जो बहुत बड़े बड़े पब्लिशर्स हैं, उनके लिए गूगल और फेसबुक जो है वो अधिकांशतः ट्रैफिक का स्रोत है। अर्थात गूगल और फेसबुक से ही ट्रैफिक जो है वो इन पब्लिशर्स तक आता है। तो ये जो प्रकाशन है ये अक्सर गूगल और प्लेटफॉर्म पर अच्छी तरीके से किराए के बारे में चिंता करते हैं और वे एल्गोरिदम परिवर्तन जो होते हैं उसके साथ में तालमेल रखने के बारे में भी चिंता करते हैं। ये जो पब्लिशर्स हैं इनको ये चिंता रहती है कि जो फेसबुक और गूगल के द्वारा एल्गोरिदम परिवर्तन किया जाता है उसके बारे में इन्हें जानकारी रहे ताकि ये जो अपना ट्रैफिक है उसे मेंटेन कर सके। लेकिन जो प्रकाशक और प्लेटफॉर्म का संबंध है वो शायद ही कभी पैसे के बारे में रहा है। तो हम क्या देख रहे हैं कि जो नया कानून आया है उसमें बात की जा रही है कि ये जो मीडिया कंपनीज होगी इनको भुगतान दिया जाएगा। लेकिन अगर हम वास्तव में बात करें तो ये जो मीडिया कंपनी है ये अपने ट्रैफिक को लेकर चिंता में है और एल्गोरिदम को लेकर चिंता में है। लेकिन ये जो प्लेटफॉर्म है और जो मीडिया कंपनी है इनके बीच का जो संबंध है वो पैसों को लेकर कभी भी नहीं रहा है। लेकिन इनका जो संबंध है वो इस बात का है, ये उस टूल पर और उस स्ट्रेटेजी अर्थात उन रणनीतियों के बारे में रहा है जिससे कि प्रकाशक जो है वो प्लेटफॉर्म पर अच्छी तरीके से कार्य कर सके। अगर हम इसके संबंध में गूगल के बारे में बात करें कि जो गूगल है उसका इसके संबंध में क्या रुख है, तो जो गूगल है वो
केवल लिंक के लिए भुगतान करने के विचार के खिलाफ नहीं है। मतलब हमने यहाँ पे देखा कि ये जो गूगल के द्वारा अगर न्यूज़ लिंक की जाती है तो उसके लिए भुगतान करना होगा। जो गूगल है केवल इस विचार के खिलाफ नहीं है, बल्कि वो इसके भी खिलाफ है कि ये जो मध्यस्थता और एल्गोरिदम परिवर्तन के प्रस्ताव लाया गया है उसके संबंध में भी ये उसके खिलाफ है। और अपने ब्लॉग में गूगल ने ये कहा है कि अभी ऑस्ट्रेलिया में कोई भी वेबसाइट या फिर सर्च इंजन जो है वो लिंक के माध्यम से लोगों को अन्य वेबसाइट से जोड़ने के लिए भुगतान नहीं करता है। अभी तक ऐसा नहीं है कि अगर कोई लिंक दिया गया है उससे अगर आप किसी दूसरे वेबसाइट पर जुड़ रहे हैं तो उसके लिए कोई भुगतान किया जाता है। अभी तक ऑस्ट्रेलिया में ऐसा कोई भी भुगतान किसी भी वेबसाइट के द्वारा नहीं किया जाता है। और ये जो कोड है ये खुले इंटरनेट के प्रमुख सिद्धांतों में से एक को रेखांकित करता है जो कि लोग हर दिन उपयोग करते हैं। इसके अलावा फेसबुक ने ये बोला है कि ये इससे सहमत नहीं है कि उनके कारण जो न्यूज़ एजेंसी है, जो कन्वेंशनल न्यूज़ एजेंसी है, जो अखबार है, उनके रेवेन्यू में, इनके राजस्व में गिरावट आई है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में अपने सर्च इंजन को बंद करना एक वास्तविक विकल्प बताया है गूगल ने, क्योंकि गूगल ने अतीत में भी ऐसा कदम उठाया है। अगर हम गूगल की बात करें कि क्या उन्होंने पहले भी इस तरीके से किया है कि उन्होंने किसी देश में अपना जो सर्च इंजन है उसे बंद कर दिया, तो उन्होंने ऐसा पहले भी किया है। 2014 में गूगल ने अपनी जो समाचार सेवा है उसको स्पेन में बंद कर दिया था, जब सरकार ने समाचार सामग्री का उपयोग करने के लिए लाइसेंस शुल्क का भुगतान करने के लिए एक कानून पेश किया था। इसके अलावा गूगल ने 2010 में चीन में अपना जो सर्च इंजन है वो बंद कर दिया था। इसके अलावा अगर हम फ्रांस के बारे में बात करें तो फ्रांस में कानून के द्वारा प्रकाशकों के साथ में सौदे को मजबूत करने के लिए इसे मजबूर किया गया था। इसके अलावा राइटर्स की एक रिपोर्ट ये बताती है कि यूरोपीय संघ जो है उसका जो कॉपीराइट नियम है, अगर हम उस कॉपीराइट नियम के बारे में बात करें, यहाँ पर इस कॉपीराइट नियम में ये बोला गया है कि प्रकाशकों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों से शुल्क की मांग करने की अनुमति है जो प्लेटफॉर्म उनकी जो खबर है उनके एसेंस को दिखाते हैं। और ये जो शुल्क की मांग की बात की जा रही है तो शुल्क की जो गणना है वो किस आधार पर की जाएगी ये इसमें स्पष्ट नहीं किया गया है। तो ये इस पूरा एडिटोरियल में बताया गया है जिसके बारे में हमने डिटेल में चर्चा करी। इसके बाद में अब हम चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ जो कि पेज नंबर 11 पर प्रकाशित हुआ है। व्हाट डज ग्रीन टैक्स मीन फॉर व्हीकल ओनर्स। ये जीएस पेपर 3 के एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी विषय के संबंध में महत्वपूर्ण है। अगर आपको याद हो तो कुछ दिन पहले हमने ग्रीन टैक्स के बारे में चर्चा करी थी और यहाँ पर हम उसी के बारे में डिटेल में विश्लेषण करेंगे। ग्रीन टैक्स के संबंध में सरकार के द्वारा एक घोषणा की गई है जिसके संबंध में ये जो पूरा एडिटोरियल है ये आया है। इसके बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया था। तो पूरा ग्रीन टैक्स से संबंधित मामला क्या है कि जो केंद्रीय परिवहन मंत्री है नितिन गडकरी, उन्होंने प्रदूषित वाहन जो है उनका उपयोग करने से रोकने के लिए एक साधन के रूप में जो विंटेज वाहन होते हैं अर्थात जो पुराने वाहन होते हैं उन पर ग्रीन टैक्स को मंजूरी देने की घोषणा की है। तो इसमें क्या है कि ये जो उपाय किया जा रहा है जो प्रदूषित वाहन है उनके उपयोग को कम करने के लिए, इसकी प्रमुख विशेषताओं में से क्या है कि जो व्यावसायिक परिवहन वाहन होते हैं उनके द्वारा जो रोड टैक्स दिया जाता है उस पर 10% से 25% अतिरिक्त ग्रीन टैक्स देना होगा। ये ग्रीन टैक्स कब देना होगा? जब ये जो व्यावसायिक परिवहन वाहन होते हैं ये फिटनेस प्रमाणन नवीनीकरण के लिए अर्थात ये जब फिटनेस सर्टिफिकेट रिन्यू कराने जाएंगे और उस समय अगर इन वाहनों को 8 साल पूरे हो गए हैं तो इन्हें उस पर ग्रीन टैक्स देना होगा। और इसी तरीके से जो इंडिविजुअल व्हीकल होते हैं, जो व्यक्तिगत वाहन होते हैं, उन्हें अगर 15 साल पूरे हो गए हैं तो उन्हें उसके ऊपर ग्रीन टैक्स देना होगा अगर ये जो वाहन है इन्हें स्क्रैप नहीं किया जाता है। तो एक तरीके से भारत के द्वारा प्रदूषण को कम करने के लिए जो केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी है उनके द्वारा ये नीति लाने की घोषणा की गई है। इसके अलावा इस नीति के संबंध में अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये बोला गया है कि इस नीति में क्या किया जाएगा कि जो खेत में उपयोग होने वाले ट्रैक्टर हैं, हार्वेस्टर हैं, टिलर हैं, इनके लिए और इसके अलावा जो हाइब्रिड, इलेक्ट्रिक, एथेनॉल और साथ ही तरलीकृत पेट्रोलियम गैस अर्थात एलपीजी और संपीड़ित प्राकृतिक गैस अर्थात सीएनजी वाले जो वाहन हैं उनके लिए इसमें छूट प्रदान की गई है। और साथ ही बस जैसे जो सार्वजनिक वाहन हैं उनके लिए कम ग्रीन टैक्स यहाँ पर प्रदान करने की बात की गई है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर यह बोला गया है कि जो ज्यादा प्रदूषित शहर हैं उनमें वाहनों के लिए जो रोड टैक्स होगा उसका उच्चतर 50% तक ज्यादा कर जो है वहां पर प्रस्तावित है। इसके साथ ही जो ईंधन है वो किस प्रकार का है और वाहन किस प्रकार का है, जैसे ईंधन में अगर डीजल का उपयोग
किया जा रहा है, तो इसके संबंध में उसके आधार पर अंतर कर जो है वो वहां पर प्रभावित होगा। इसके साथ ही जो सरकारी विभाग होते हैं और जो सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयां होती है, उनके जो वाहन होते हैं उनको 15 वर्षों से अधिक अगर वो पुराने हैं तो ये अपंजीकृत किया जाएगा और उन्हें स्क्रैप किया जाना है। साथ ही जो राज्य हैं उनको प्रदूषण को मापने और इससे निपटने में मदद करने के लिए ग्रीन टैक्स फंड जो है उसे एक अलग खाते में रखा जाना चाहिए। ये बोला जा रहा है कि जो राज्य के द्वारा ये ग्रीन टैक्स इकट्ठा किया जाएगा, उन्हें इस ग्रीन टैक्स को एक अलग खाते में रखना है ताकि इसका जो उपयोग है वो प्रदूषण से निपटने के लिए और प्रदूषण को मापने के लिए किया जा सके। राज्य सरकार को अब ये जो प्रस्ताव है इस पर टिप्पणी करनी चाहिए और इस नीति के संबंध में ये बोला गया है कि ये जो नीति है ये 1 अप्रैल 2022 से लागू होने वाली है। तो यहाँ पर अगर हम इसके बारे में डिटेल में चर्चा करें कि इस तरीके की जो स्क्रैपेज पॉलिसी लाई गई है, क्या वो पुराने वाहनों को स्क्रैप करने से एक बड़ा लाभ देगी, और इसके अलावा यहाँ पर ये बोला गया है कि क्या ये जो स्क्रैपेज पॉलिसी लाई गई है, ये जो प्रस्तावित नीति है, क्या ये व्यवहारिक है, अर्थात क्या ये जो पॉलिसी प्रपोज की गई है ये वर्केबल है या नहीं। तो इसके बारे में यहाँ पर डिटेल में चर्चा की गई है। सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर कि क्या जो पुराने वाहन है उनको स्क्रैप करने से एक बड़ा लाभ होता है, तो अगर हम इसके बारे में बात करें तो भारत के द्वारा कई वर्षों से ये जो स्क्रैपेज पॉलिसी है इस पर काम किया जा रहा है। तो इस स्क्रैपेज पॉलिसी से क्या होता है कि एक तरफ से ये मांग को उत्तेजित करके जो ऑटोमोबाइल उद्योग है उससे संबंधित जो व्यवसाय हैं उनको बढ़ावा दे सकता है। मांग को कैसे बढ़ाएगा कि अगर वाहनों को स्क्रैप किया जाएगा तो उसके बाद में क्या होगा कि लोगों के द्वारा नए वाहन खरीदे जाएंगे, उससे जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है उससे संबंधित जो उद्योग है उसको बढ़ावा मिलता है। और वहीं पे इनको स्क्रैप करने से क्या होगा कि जो रिसाइकलिंग है उसके लिए स्टील, एल्यूमिनियम, प्लास्टिक और इस तरीके के जो उत्पाद होते हैं वो उनको वसूली की ओर ले जा सकता है, वो रिसाइकलिंग को बढ़ा सकता है। तो यहाँ पर ये बोला गया है कि सख्त उत्सर्जन और ईंधन क्षमता मानकों के अनुरूप जो नए वाहन है वो अधिक पर्यावरण के अनुकूल है और इनमें आधुनिक सुरक्षा विशेषताएं हैं। इसके संबंध में यहाँ पर ये बोला गया है कि 2016 में भारत ने दक्षता बढ़ाने के लिए अर्थात एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए जो यात्री वाहन होते हैं उनके लिए कॉर्पोरेट औसत ईंधन अर्थव्यवस्था अर्थात CAFE मानक जो है उन्हें अधिसूचित किया था। ये जो मानक थे ये वाहनों की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए थे और ये जो मानक हैं ये उन पर लगाए गए थे जो गाड़ियां हैं जिनकी जो सिटिंग कैपेसिटी है वो 9 से कम है और जिनका जो वजन है वो 3500 किलोग्राम से कम था। और ये जो मानक है इन्हें लागू किया था उन गाड़ियों पर 1 अप्रैल 2017 से इन गाड़ियों को इसमें कवर किया गया था। इसके अलावा बिजली मंत्रालय का जो ऊर्जा दक्षता ब्यूरो है अर्थात ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी जो है उसके द्वारा औसत ईंधन की जो खपत है उसका मानक दिया गया। अर्थात ये बोला गया कि जब गाड़ियों का निर्माण किया जाता है उसमें जो औसत ईंधन की खपत होती है उसको लेकर मानक दिया गया और उसमें ये बोला गया कि 5.49 लीटर पेट्रोल जो होता है उसमें गाड़ी कम से कम 100 किलोमीटर चलनी चाहिए। तो ये जो मानक है ये ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के द्वारा दिया गया। इसके अलावा यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि इससे भी ज्यादा जो सख्त मानक है वो 2022 के लिए निर्धारित है। इससे भी ज्यादा जो सख्त मानक है वो 2022 में दूसरे दौर में आएंगे। इसके अलावा यहाँ पर ये बोला गया है कि जो हल्के, मध्यम और भारी वाणिज्यिक वाहन होते हैं, कमर्शियल व्हीकल होते हैं, उनके लिए अलग अलग मानक मौजूद हैं। और साथ ही ये बोला गया है कि CAFI जो है वो CO2 का जो उत्सर्जन है उसे नियंत्रित करता है, जबकि अन्य प्रदूषक जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन, सल्फर के जो ऑक्साइड हैं इसे भारत स्टेज नॉर्म जो है, भारत स्टेज ईंधन के जो मानक हैं इनके द्वारा कवर किया जाता है। इसके अलावा वाहन प्रतिस्थापन से जो होने वाले लाभ है उनका अनुमान परिवहन मंत्रालय के जो आंकड़े हैं उससे लगाया जा सकता है। तो जो परिवहन मंत्रालय है उनके आंकड़ों से ये पता लगता है कि जो वाणिज्यिक वाहन होते हैं, जो कमर्शियल व्हीकल होते हैं, वो सारे व्हीकल जो हैं, सारे जो वाहन हैं उसका जो बेड़ा है उसमें केवल 5% है। मतलब टोटल जितने भी व्हीकल है उसमें से केवल 5% कमर्शियल व्हीकल है। लेकिन जो वाहनों के द्वारा कुल प्रदूषण किया जाता है उसमें से 65% से 75% में जो योगदान है वो इन्हीं कमर्शियल व्हीकल्स का है। तो इस तरीके से कमर्शियल व्हीकल्स जो हैं उनके लिए ये जो स्टैंडर्ड डिसाइड करना है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके अलावा केंद्र ने राज्य सरकारों को बस बेड़ा जो है उसे बढ़ाने के लिए
जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन जो है उसके तहत धन उपलब्ध कराया था। और 2009 में मंदी की मार झेल रहा जो बस उद्योग था उसकी इस स्कीम ने मदद की थी। कई देशों में वैश्विक रूप से त्वरित वाहन प्रतिस्थापन परियोजना का उपयोग किया गया है। अगर हम भारत के अलावा दूसरे देशों की बात करें, जैसे अभी हम देख रहे हैं कि भारत में वाहन प्रतिस्थापन की जो परियोजना है वो लाई गई है। ये जो स्क्रैपेज पॉलिसी है ये एक तरीके से वाहन प्रतिस्थापन की ही योजना है। तो और भी कई देशों में इस तरीके की जो योजना है वो लाई गई है। तो उसके बारे में अगर हम बात करें तो यूरोप के जो कार्यक्रम है और यूएसए का जो कार्यक्रम है वो सबसे ज्यादा उल्लेखनीय है। तो यहाँ पर अगर हम यूएसए के कार्यक्रम के बारे में बात करें तो 2008 में जब अमेरिका में मंदी आई थी तो उसके बाद अमेरिका में $3 बिलियन का कैश फॉर क्लंकर्स और कार अलाउंस रिबेट सिस्टम जो है वो चलाया गया था। अगर हम इसके बारे में बात करें कि ये कैश फॉर क्लंकर्स और कार्स जो है वो क्या था, तो ये जो कार्यक्रम है ये एक इकोनॉमिक इंसेंटिव प्रोवाइड करता है यूएस के रेजिडेंट्स को जिनके द्वारा एक नई कार परचेज की जाती है जो कि ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट है। और इसके लेने के लिए अगर इनके द्वारा अपनी जो पुरानी विंटेज कार है उसे ट्रेड किया जाता है तो ये जो व्यक्ति होता है जिसके द्वारा नई कार खरीदी गई है और उसके बदले पुरानी कार दी गई है, इसे एक इकोनॉमी बेनिफिट मिलता है, इसे इसके लिए एक इंसेंटिव दिया जाता है। और ये जो कार्यक्रम है ये काफी उल्लेखनीय था यूएस के लिए। अमेरिका की जो योजना है उसका जो आधिकारिक मूल्यांकन किया गया तो उसमें ये पाया गया कि 58% की औसत लाभ दक्षता वृद्धि का इसने नेतृत्व किया। ये देखा गया कि इस पूरा जो कार्यक्रम था इससे अमेरिका में 58% की लाभ दक्षता वृद्धि हुई थी। और उन्नत वाहन जो है वो आमतौर पर कम वायु प्रदूषण जैसे जो पर्यावरणीय लाभ थे उससे सम्मिलित थे। ये देखा गया कि जो नए वाहन लिए जाते हैं ये पर्यावरण प्रदूषण कम करते हैं। और इसके अलावा ये जो पूरी स्कीम थी इसने लाभ दक्षता में भी वृद्धि की। लेकिन वहीं पे कुछ जो आलोचक है वो अमेरिका की इस योजना के बारे में ये कहते हैं कि अमेरिका की ये जो योजना थी इसने उन लोगों की मदद नहीं की, उन लोगों को टारगेट नहीं किया जो कि प्रतिस्थापन को अफोर्ड नहीं कर सकते थे, जो इस तरीके का जो चेंज है कार करने का उसे अफोर्ड नहीं कर सकते थे, उसे यूएस ने उनकी मदद नहीं की, कुछ आलोचकों का ये कहना है। इसके अलावा बीईई जो है अर्थात ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी जो है उनका ये अनुमान है कि उच्च दक्षता मापदंड जो होंगे उसके परिणाम स्वरूप क्या होगा कि भारत जो है वो 2025 तक 22.97 मिलियन टन ईंधन उपयोग में कमी हो सकती है। तो ये कितना बड़ा संख्या है कि भारत अगर इस तरीके से उच्च दक्षता वाले मापदंड लेकर आता है तो उसके परिणाम स्वरूप क्या होगा कि भारत में 2025 तक 22.97 मिलियन टन ईंधन का उपयोग जो है उसमें कमी आएगी। लेकिन अगर हम वहीं पर भारत के द्वारा अभी ये जो स्क्रैपेज की पॉलिसी लाई गई है इस प्रस्तावित नीति की व्यवहार्यता के बारे में बात करें तो यहाँ पर यह बोला गया है कि 2015 में जब परिवहन मंत्रालय जो है उनने इस स्क्रैपेज पॉलिसी को लेकर जो मसौदा है वो तैयार किया था, जो ड्राफ्ट है वो तैयार किया था, तो उस समय श्री गडकरी जो है उन्होंने ये कहा था कि ये जो विचार है ये एक निश्चित आयु के जो पुराने वाहन है, एक स्पेसिफिक ईयर के जो पुराने वाहन हैं उनको बेचने के लिए जो वाहन के मालिक हैं उनको एक प्रमाण पत्र देगा, एक सर्टिफिकेट देगा। 2015 में ये बोला गया था कि इस तरीके से अगर पुराना वाहन जो है वो बेचा जाता है तो उसके लिए उस व्यक्ति को एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा और ये जो सर्टिफिकेट है इसका उपयोग जो है वो व्यक्ति जब नया वाहन उसके द्वारा खरीदा जाता है तो उसमें उसे रिडीम कर सकेगा। उस सर्टिफिकेट को रिडीम करने का मतलब है कि नए वाहन में उसे कम से कम 30,000 से लेकर 50,000 तक की छूट मिलेगी, ऐसा ड्राफ्ट पॉलिसी में कहा गया था। और इसी के अलावा जो कमर्शियल व्हीकल होते हैं उसके संबंध में ये कहा था कि कमर्शियल व्हीकल जो है उन्हें इस तरीके से चेंज करने से कुल जो बेचने वाला है और नया वाहन खरीदने वाला जो व्यक्ति है उसे लगभग 1.5 लाख रुपए का लाभ होगा कर और इस तरीके से जो उन्हें इंसेंटिव दिया जाएगा उसे मिलाकर। हालांकि इसके संबंध में ये बोला गया कि ये जो पूरा विचार लाया गया था ड्राफ्ट पॉलिसी में इसमें प्रगति नहीं हुई है और इसके साथ ही इसकी उच्च लागत पर जो आरक्षण व्यक्त करने वाले व्यक्ति हैं उसमें से नीति आयोग भी था। नीति आयोग जो है उनके द्वारा ये बोला गया था कि अगर इस पूरी तरीके का पॉलिसी लेकर आई जाती है जिसमें जो व्यक्ति है उसे सर्टिफिकेट दिया जाएगा या फिर जो
कार है उसे चेंज करने के संबंध में उन्हें लाभ दिया जाएगा, तो इसकी जो लागत है वो काफी ज्यादा होगी, ऐसा इनके द्वारा बोला गया था। आयोग जो है, नीति आयोग, उसका संबंध ये था कि जो उच्च पूंजी लागत होती है उसके कारण कुछ खंड पुराने वाहन जो होते हैं उसको वापस लेने की स्थिति में नहीं हो सकते हैं। इसके अलावा पहले का जो ड्राफ्ट था, उसका जो प्रस्ताव था, उसमें उन लोगों के लिए कर छूट की परिकल्पना की गई थी जिन्होंने नई मोटरों के लिए पुरानी मोटरों का आदान प्रदान किया है। अर्थात ये बोला गया था कि वो लोग जिनके द्वारा पुरानी अपनी जो कार है वो देकर नई कार ली जाती है, या फिर अपना पुराना वाहन देकर नया वाहन लिया जाता है, तो जो कर छूट है उसका भी प्रावधान था जो पहले ड्राफ्ट पॉलिसी लाई गई थी उसमें। लेकिन अभी जो नई पॉलिसी लाई गई है उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। जो नई पॉलिसी है उसके लिए ये बोला जा रहा है कि ये जो नई पॉलिसी है वो वास्तव में केवल इस तरीके की है कि जो व्यक्ति है उसे अपनी जो कार है उसे स्क्रैप करना होगा ताकि वो ग्रीन टैक्स देने से बच सके, और उससे अपनी जो गाड़ी है, उसे अपना जो वाहन है, चाहे वो कमर्शियल व्हीकल हो चाहे वो इंडिविजुअल व्हीकल हो, उसे स्क्रैप करने के लिए और किसी भी तरीके का कोई इंसेंटिव इस स्कीम में अंदर नहीं दिया जा रहा है। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जो वाणिज्यिक वाहन होते हैं उनके लिए इस तरीके की जो नीति है जिसमें कि कोई प्रोत्साहन नहीं है बल्कि एक जुर्माना है, और ऐसी स्थिति में यहाँ पर जो वाहनों को सावधानी पूर्वक लक्षीकृत किया गया है, तो ऐसे में इस प्रकार का जो ग्रीन टैक्स का एक कर जुर्माना है, ये बोला जा रहा है कि जो ग्रीन टैक्स है वो एक प्रकार से कर जुर्माना है। अगर किसी व्यक्ति के द्वारा अपनी जो गाड़ी है उसे स्क्रैप नहीं किया जाता है, अगर किसी फर्म के द्वारा, किसी एमएसएमई के द्वारा उनका जो कमर्शियल व्हीकल है उसे स्क्रैप में नहीं डाला जाता है, तो उन्हें एक कर जुर्माना देना होगा। ग्रीन टैक्स इस प्रकार का है। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि इस तरीके का जो ग्रीन टैक्स है वो जो गाड़ी के मालिक हैं उनके लिए डिसइंसेंटिव से कम भी हो सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि ये जो कर जुर्माना है उनके लिए वास्तव में एक जुर्माना हो, वास्तव में एक डिसइन्वेस्टमेंट हो। वाणिज्यिक वाहनों के लिए ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि ये जो कर है, ये जो टैक्स है, ये जो वाहन होंगे पुराने, इनका जो पुनर्विक्रय मूल्य है या फिर इनकी जो आय की क्षमता है इससे बहुत कम होगा। मान लीजिए कि ये जो पुराने वाहन है इसका उपयोग करके कोई एमएसएमई है या फिर कोई कंपनी है, उसके द्वारा लगभग 10 लाख रुपए कमाए जाते हैं, तो अगर उसमें से वो थोड़ा सा टैक्स दे भी देंगे तो उनके लिए जुर्माना नहीं होगा। लेकिन वहीं पर उन्हें अपना जो एक नया व्हीकल है उसे खरीदने के लिए मान लीजिए 1 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे, 1 करोड़ रुपए की उन्हें जरूरत होगी। तो ऐसे में थोड़ा सा कर देना जो है वो उनके लिए एक डिसइंसेंटिव नहीं होगा, और उन्हें अपना जो ये पुराना व्हीकल है इसे रिटायर करने की कोई मजबूरी नहीं होगी। तो वाहनों के निरंतर संचालन से क्या होगा कि जो स्वच्छ हवा का उद्देश्य है वो खत्म हो जाएगा, और ऑटोमोबाइल उद्योग जो है उसे भी इससे कोई खास लाभ नहीं होगा। तो अब हम देख रहे हैं कि इस तरीके की समस्या हो सकती है केवल ग्रीन टैक्स लाने से। तो ऐसा हम क्या कर सकते हैं कि ये जो पॉलिसी है इसे कुछ ट्वीक कर दिया जाए और एक विकल्प के रूप में उसे लाया जाए। तो पॉलिसी को ट्वीक करने के लिए क्या विकल्प उपलब्ध है, अगर हम उसके बारे में चर्चा करें तो जो एनवायरमेंट का क्लीनअप है, साफ सफाई है, उसके लिए जो वाणिज्यिक परिवहन वाहन है वो सबसे ज्यादा उनको लेकर चिंता है। वाणिज्यिक परिवहन वाहन जो है, कमर्शियल व्हीकल जो है, उनको उनकी ईंधन दक्षता को लेकर चिंता है, उनके द्वारा उत्सर्जन किया जाता है और उनकी जो सुरक्षा है उसको लेकर भी चिंता है। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जो नज इफेक्ट है उसे प्राप्त करने के लिए, अर्थात ये जो पूरा ग्रीन टैक्स लगाया गया है इसका जो मूल उद्देश्य है वो प्राप्त हो, उसके लिए क्या करना होगा कि जो ग्रीन टैक्स है उसे प्रतिवर्ष बढ़ाते जाएं। और इसके अलावा जो छोटे ऑपरेटर्स हैं उनको अपने कबाड़ वाहनों को स्क्रैप करने के लिए ऋण और अनुदान जैसे जो वित्तीय विकल्प हैं वो केंद्र का नया मसौदे में पेश किए जाएं। ये बोला जा रहा है कि अगर जो वाहन है उन्हें स्क्रैप किया जाता है, उन्हें कबाड़ में डाला जाता है, तो उसके संबंध में उन्हें इंसेंटिव दिया जाना चाहिए और साथ ही ऋण दिया जाना चाहिए। ये जो कंपनीज होती है जिनके द्वारा कमर्शियल व्हीकल होता है या फिर इंडिविजुअल जिनके द्वारा कमर्शियल व्हीकल का उपयोग किया जाता है, अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए उनको ऋण दिया जाना चाहिए ताकि वो जो नया व्हीकल है उसे खरीद सकें। और साथ ही बस कंपनियों के लिए एक दूसरा स्टिमुलस पैकेज जो है वो प्रदूषण में कटौती करने में मदद कर सकता है। ये बोला गया है कि जो बस की कंपनियां हैं उनके लिए भी एक स्टिमुलस पैकेज जो है वो लाया जाना चाहिए जिससे कि प्रदूषण में कटौती की जा सके। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल की तरफ जो कि पेज नंबर 7 पर प्रकाशित हुई है, और ये जीएस पेपर 3 के अर्थव्यवस्था विषय के संबंध में महत्वपूर्ण है। यहाँ पर बात की गई है चाइना की। चाइना इज स्टिल लार्जेस्ट सोर्स ऑफ क्रिटिकल इंपोर्ट फॉर इंडिया। तो यहाँ पर ये बोला गया है कि जो चीन है वो अभी भी भारत के लिए महत्वपूर्ण आयात का सबसे बड़ा स्रोत बना हुआ है। मोबाइल फोन जो होते हैं उनके जो
घटक होते हैं उनसे लेकर जो फार्मास्यूटिकल्स के अवयव होते हैं, अर्थात जो फार्मास्यूटिकल्स के की इंग्रेडिएंट्स होते हैं, उन तक भारत जो है वो अभी भी चीन पर निर्भर है। और इस निर्भरता को कम करने के लिए भारत जो है वो बहुआयामी रणनीति पर कार्य कर रहा है। भारत मल्टी सेक्टरल अप्रोच पर कार्य कर रहा है। तो अगर हम भारत की इस बहुआयामी रणनीति के बारे में बात करें तो इसके लिए भारत क्या कर रहा है कि भारत जो है वो अपना जो घरेलू विनिर्माण है उसे बढ़ावा दे रहा है पीएलआई योजना से। पीएलआई क्या है? प्रोडक्शन लिंक सब्सिडी। तो पीएलआई योजना जो भारत के द्वारा चलाई गई है, उत्पाद लिंक प्रोत्साहन सब्सिडी योजना, उससे भारत जो अपना घरेलू विनिर्माण है उसे बढ़ावा दे रहा है ताकि चाइना से जो आयात है उसे कम किया जा सके। पीएलआई के बारे में हम बात करें तो ये एक आगत उन्मुख अर्थात आउटपुट ओरिएंटेड योजना है, जिसमें जो निर्माता या फिर उत्पादक है वो यदि किसी सामान का उत्पादन करता है तो उसे केवल प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जाएगा, उसे उसका इंसेंटिव दिया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत क्या है कि 5 से 7 वर्षों के लिए नगद प्रोत्साहन की राशि दी जाएगी, जिसमें सभी उभरते हुए जो महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं उन्हें शामिल किए जाने का प्रस्ताव है। इन विनिर्माण क्षेत्रों में ऑटोमोबाइल नेटवर्क उत्पादन, खाद्य प्रसंस्करण, उन्नत रसायन विज्ञान और सोलर पावर सिस्टम जो है वो शामिल है। इसके अलावा भारत के द्वारा क्या किया जा रहा है कि चाइना जो है उसके विकल्प खोजने की कोशिश की जा रही है। चाइना के संबंध में कुछ दूसरे ऑल्टरनेटिव तलाशने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा जो विश्व स्तर पर भारत के द्वारा जो अन्य भारत के व्यापार भागीदार हैं उनके साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किए जा रहे हैं। एफटीएस जो है वो भारत के द्वारा अन्य देशों के साथ में किए जा रहे हैं और इस तरीके से भारत जो है वो चीन पर अपनी निर्भरता को कम करने के लिए एक बहुआयामी रणनीति का उपयोग कर रहा है। तो अभी क्या देखा गया था कि कोविड-19 जब चल रहा था तो इसने ये जो पूरा भारत के द्वारा बदलाव करने की कोशिश की जा रही थी इसको तेज करने में मदद करी। जब चीन में उत्पादन जो है वो 2020 की शुरुआत में हिट हो गया था, लेकिन अब ये देखा जा रहा है कि जो चीन की अर्थव्यवस्था है वो गर्मियों में फिर से ठीक हो जाएगी और पिछले साल जो कॉन्ट्रैक्शन देखा गया था, जो संकुचन देखा गया था, उसके बाद में अब ये देखा जाएगा कि जो चीन है वो एकमात्र प्रमुख अर्थव्यवस्था बन जाएगी। तो ऐसे में भारत ने अपने जो विदेशी मिशन है उनकी सूची को चीन पर गंभीर रूप से निर्भर करते हुए साझा किया है। भारत ने ये बोला है कि भारत के जो भी महत्वपूर्ण विदेशी मिशन है उनमें से कई ऐसे हैं जो गंभीर रूप से चीन पर निर्भर है, क्योंकि हमने देखा कि भारत के द्वारा भले से घरेलू विनिर्माण बढ़ाए जाने की बात की जा रही है, लेकिन ये देखा जाता है कि उसका जो रॉ मटेरियल होता है वो जो है वो चीन से आयात किया जाता है। इसके जो आपूर्तिकर्ता है वो चीन के हैं। तो इससे जो भारत है वो अभी भी चीन पर काफी ज्यादा निर्भर है। इसके अलावा ये देखा गया कि भारत जो है उसको एक अवसर कब मिला, जब कई कंपनियों ने ये निर्धारित किया कि जो उनके द्वारा चीन में कार्य किया जाता है चीन से वो आवश्यक रूप से स्थानांतरित होंगे। कई कंपनियों ने ये निर्धारित किया कि उनके द्वारा चीन से स्थानांतरित किया जाएगा, उनके द्वारा अपना जो कार्य है उसमें विविधता लाई जाएगी ताकि भविष्य की क्षमता के लिए विस्तार किया जा सके। अभी जब सब कुछ चीन में एक तरीके से सेंटर्ड था तो कोविड-19 के समय में देखा गया कि कई कंपनियों को इससे काफी ज्यादा नुकसान हुआ, लेकिन फिर भी चीन जो है वो वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं का एक अभिन्न अंग है। और ऐसे में जो पीएलआई योजना है वो विविधीकरण को पकड़ने की उम्मीद कर रहा है। ये देखा जा रहा है कि जो पीएलआई योजना है अगर उसे बेहतर किया जाता है तो चीन के संबंध में विविधीकरण प्राप्त हो सकता है, और ये इस पूरा आर्टिकल में बताया गया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल की तरफ, जो कि पेज नंबर 9 पर प्रकाशित हुआ है। ये जीएस पेपर 3 के अर्थव्यवस्था विषय के संबंध में महत्वपूर्ण है। गवर्नमेंट प्लान्स लॉ टू बैन बिटकॉइन सेटअप ऑफिशियल डिजिटल करेंसी। तो यहाँ पर यह बोला गया है कि भारत की जो सरकार है वो बिटकॉइन जैसी जो क्रिप्टो करेंसी है उस पर बैन लगाएगा और अपनी डिजिटल करेंसी लाने की तैयारी में है भारत सरकार। डिजिटल करेंसी यानी कि क्रिप्टो करेंसी जो है उसके रूप में पूरी दुनिया में हम देख रहे हैं कि बिटकॉइन जो है वो काफी ही मशहूर है, लेकिन हमारे देश की जो केंद्र सरकार है वो देश में बिटकॉइन और अन्य क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध लगाने जा रही है। अभी जो बजट सत्र चल रहा है, बजट सत्र में क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध से संबंधित एक विधेयक को संसद के पटल पर सूचीबद्ध किया गया है, यानी कि सरकार जो है वो इसी सत्र में विधेयक को पारित कर हमेशा के लिए जो बिटकॉइन है उसको प्रतिबंधित कर सकती है। और वहीं पे सरकार जो है वो रुपए की डिजिटल करेंसी लाने की भी तैयारी कर रही है। तो इसके संबंध में जो बिल की बात की गई है वो है क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल 2021। तो
संसद का जो बजट सत्र है उसमें क्रिप्टो करेंसी और आधिकारिक डिजिटल मुद्रा विनियमन विधेयक 2021 जो है उस पर विचार किए जाने की संभावना है। और इसके तहत क्या किया जाएगा कि सभी प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी जो है उस पर प्रतिबंध लगाया जाएगा और भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा ऑफिशियल डिजिटल करेंसी जारी करने का इसमें प्रावधान किया गया है। अगर हम ये जो कानून की बात कर रहे हैं, इस कानून के उद्देश्य देखें तो भारतीय रिजर्व बैंक अर्थात आरबीआई जो है उनके द्वारा ये जो आधिकारिक डिजिटल मुद्रा होगी इसके हेतु सुविधाजनक ढांचा इसमें तैयार करना है। और दूसरा, भारत में सभी प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी जो है उसे प्रतिबंधित किया जाएगा इस कानून के अंदर। हालांकि ये जो विधेयक है इसमें क्रिप्टो करेंसी की जो अंतर्निहित टेक्नोलॉजी है और इसका जो प्रयोग है उसको बढ़ावा देने के लिए कुछ अपवादों को अनुमति प्रदान की गई है। तो अगर हम इसकी पृष्ठभूमि के बारे में बात करें क्रिप्टो करेंसी के संबंध में, तो हमने ये देखा था कि जो आरबीआई है, जो भारतीय रिजर्व बैंक है, उन्होंने 6 अप्रैल 2018 को क्रिप्टो करेंसी को लेकर एक सर्कुलर जारी किया था। और ये जो सर्कुलर था इसके मुताबिक जो केंद्रीय बैंक है, जो आरबीआई है, उसके द्वारा विनियमित संस्थानों पर, आरबीआई के द्वारा जो भी संस्थानों को विनियमित किया जाता है उन पर क्रिप्टो करेंसी से जुड़ी किसी भी सेवा प्रदान करने पर रोक लगा दी गई थी। ये बोला गया था कि आरबीआई से जुड़े हुए, आरबीआई के द्वारा विनियमित जितने भी संस्थान हैं, जैसे हम देखते हैं कि कई बैंक जो हैं वो आरबीआई के द्वारा विनियमित है, तो उन्हें ये बोला गया था कि कोई भी सेवा जो कि क्रिप्टो करेंसी से जुड़ी हुई है उस पर रोक लगाने की बात की गई थी। इसके अलावा क्या हुआ, इसके बाद में जब उनके द्वारा ये घोषणा की गई, ये सर्कुलर जारी किया गया, तो उच्च न्यायालय जो है उन्होंने पिछले साल मार्च 2020 में आरबीआई के द्वारा क्रिप्टो करेंसी पर ये जो प्रतिबंध लगाए गए थे इसे खारिज कर दिया। तो अदालत जो है उन्होंने क्रिप्टो करेंसी के संबंध में ये टिप्पणी दी कि आरबीआई को इनके द्वारा विनियमित की गई संस्था, जैसे कि जो राष्ट्रीयकृत बैंक होते हैं, जो अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक होते हैं, सहकारी बैंक होते हैं, एनबीएफसीज होती है आदि को जो वर्चुअल करेंसी होती है उसके कारण प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से होने वाला कोई भी नुकसान या प्रतिकूल प्रभाव का विवरण पेश नहीं किया गया है। दूसरा, अदालत के द्वारा ये टिप्पणी दी गई थी कि क्योंकि केंद्रीय बैंक द्वारा माना गया है कि जो वर्चुअल करेंसी है वो देश में प्रतिबंधित नहीं है, इसलिए आरबीआई के द्वारा जारी जो सर्कुलर है वो असंगत है। उस समय ये जो वर्चुअल करेंसीज है वो देश में प्रतिबंधित नहीं की गई थी और अभी भी ये केवल प्रस्ताव है, अभी तक ये जो कानून है ये नहीं बना है। इसके अलावा अदालत ने 2020 में ये कहा था कि आरबीआई के द्वारा परिपत्र जारी करने से पहले अन्य विकल्पों की जो उपलब्धता है उस पर विचार नहीं किया गया है। इसके अलावा अदालत ने 2 मसौदा विधेयक जो हैं और कई समितियों के बावजूद भी आधिकारिक डिजिटल रुपया पेश करने में केंद्र सरकार की विफलता का उल्लेख किया था। ये बोला गया था अदालत के द्वारा कि जो सरकार है वो आधिकारिक डिजिटल रुपया जो है उसे पेश करने में असमर्थ रही है और उसका उनके द्वारा उल्लेख किया गया था। तो ये हमने पूरा देखा क्रिप्टो करेंसी के बारे में। इससे संबंधित हम प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन देखेंगे एक। तो प्रारंभिक परीक्षा से संबंधित अभ्यास प्रश्न ये है कि क्रिप्टो करेंसी के संबंध में निम्न कथनों पर चर्चा कीजिए। पहला, क्रिप्टो करेंसी एक प्रकार की डिजिटल करेंसी होती है जो कि क्रिप्टोग्राफी के नियमों के आधार पर संचालित और बनाई जाती है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा है कि ये एक इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम होता है जिसमें किसी वित्तीय संस्थान के बगैर एक पार्टी के द्वारा दूसरी पार्टी को अनुदान भुगतान किया जाता है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा है एथेरियम क्रिप्टो करेंसी का एक उदाहरण है। तो तीसरा स्टेटमेंट भी सही है। सही उत्तर हो जाएगा डी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल की तरफ जो कि पेज नंबर 8 पर प्रकाशित हुआ है और इसमें बात की गई है इकामरा क्षेत्र की, जो कि प्रारंभिक परीक्षा के संबंध में महत्वपूर्ण है। तो अगर हम यहाँ पर देखें कि एकाम्र क्षेत्र जो है वो क्या है। एकाम्र क्षेत्र जो है वो भुवनेश्वर शहर का प्राचीन नाम है। भुवनेश्वर कहाँ पर है? भुवनेश्वर है उड़ीसा में और इस भुवनेश्वर शहर का प्राचीन नाम है एकाम्र क्षेत्र। तो जो भुवनेश्वर है उसको एकाम्र क्षेत्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि 13वीं शताब्दी के संस्कृत ग्रंथ के अनुसार लिंगराज के जो देवता हैं वो मूल रूप से एक आम्र के वृक्ष अर्थात एकाम्र जो है उससे संबंधित था। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो एकाम्र वॉक्स जो है वो उड़ीसा पर्यटन की एक पहल है। एकाम्र वॉक्स उड़ीसा पर्यटन की एक पहल है जिसका उद्देश्य जो आगंतुक है उनको उन सभी स्थानों का भ्रमण करवाना है जो कि इस शहर की विरासत में विशेष स्थान रखते हैं। इससे संबंधित हम प्रारंभिक परीक्षा का एक प्रश्न देखते हैं। एकाम्र क्षेत्र के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? भुवनेश्वर को एकाम्र क्षेत्र
क्षेत्र कहा जाता है? एकाम्र क्षेत्र एक रामसर वेटलैंड साइट है। एकाम्र क्षेत्र यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज अर्थात यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल है, या फिर एकाम्र बॉक्स एकाम्र क्षेत्र के लिए आंध्र प्रदेश पर्यटन की पहल है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो ए आंसर है वो सही होगा। ये रामसर साइट नहीं है, इसके अलावा ये यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल नहीं है, ये एक टेंटेटिव यूनेस्को साइट है, अर्थात इसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किए जाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अब तक ये यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल नहीं है। तो ये भी गलत हो जाएगा। और एकाम्र वॉक्स जो है वो एकाम्र क्षेत्र के लिए आंध्र प्रदेश पर्यटन की पहल नहीं है, बल्कि ये उड़ीसा पर्यटन की एक पहल है। तो चौथा स्टेटमेंट जो है वो भी गलत हो जाएगा। सही आंसर है ए। अब हम चलते हैं एक और प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन की तरफ, जो कि यूपीएससी के द्वारा 2017 में पूछा गया था। समाज में समानता के होने का एक निहितार्थ ये है कि उसमें, इसका सही आंसर है ए, विशेषाधिकारों का अभाव है। इसके बाद में हम मुख्य परीक्षा से संबंधित प्रश्न देखते हैं, जो कि हमने आज डिस्कस किए हैं। ग्रीन टैक्स से आप क्या समझते हैं? क्या सरकार का प्रस्ताव स्वच्छ वायु उद्देश्य को प्राप्त करने में मदद करेगा? समीक्षकों का मूल्यांकन कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर आपको 250 वर्ड्स में लिखना है और ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसके बारे में हमने आज बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। और दूसरा है, ऑस्ट्रेलिया में सरकार, गूगल और फेसबुक जैसे जो तकनीकी दिग्गज हैं उनके बीच में बहस हो रही है। भारत में डिजिटल अर्थव्यवस्था के विनियमन और लंबी अवधि में कई और व्यापक प्रभाव इसके हो सकते हैं, इसके बारे में चर्चा कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर आपको 100 शब्दों में देना है और ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपको जो प्रीलिम्स के प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए गए हैं और मेंस एग्जाम के लिए प्रश्न दिए गए हैं, इनकी प्रैक्टिस आप जरूर कीजिएगा। और यहाँ हमारा आज का डिस्कशन खत्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर टुडेज डिस्कशन। आई होप you like the session. Please like, share and subscribe to our channel. Thank you.